अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A4 और 5 का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेक्चर नंबर 10 के अंदर टॉपिक 36 है आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या? हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर प्रोसेस के अंदर आपको फीडबैक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब जब आप देख रहे होते हो कि लर्निंग के बारे में जब आप बात कर रहे हो, आप देखते हो क्लास में लर्निंग कैसे की जा रही है, उसकी अकरिंग क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली मुहैया करती है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को। टॉपिक 37 है आपके पास टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन आप कर रहे होते हो इन क्लास एक्टिविटीज़ के दौरान। अब जब स्टूडेंट आप देखते हो ना, नॉन वर्बल फीडबैक आप लेक्चर के दौरान प्रोवाइड करते हो, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। होमवर्क एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती है। रिफ्लेक्शन जर्नल्स आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस आ जाते हैं। अच्छा, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, इनफॉर्मल जो होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं। लाइक होता कुछ इस तरह के फॉर्मल होते हैं, लाइक आपके एक्सरसाइज के एंड पे जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, या मैम एक दिन पहले बता देती हैं कल आपका टेस्ट होगा तो मैं आपसे ये क्वेश्चंस करूँगी। इनफॉर्मल होते हैं एट द पॉइंट जो क्वेश्चन माइंड में आ जाते हैं, फ़ौरन से जो क्वेश्चन करने होते हैं। फिर आपके पास आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो होती है ना, ये लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग दोनों के बारे में आपको फीडबैक देती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है, कंप्लीट करती है। लाइक आप जब एक लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो तो ये आपको उसके फीडबैक देगी लर्निंग प्रोसेस का, टीचिंग का बताएगी कि आया टीचर ने पूरे साल कैसे पढ़ाया था बच्चों को। समेटिव असेसमेंट जो होती है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है और ये फाइनल प्रोडक्ट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर हम बात करें तो वो फोकस करती है प्रोसेस को। अब ये वो प्रोसेस होता है जो कंप्लीट कर होता है टास्क। टॉपिक 40 है टाइप ऑफ समेटिव। अब समेटिव में हम देखें तो एग्जामिनेशन आ जाते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, टर्म पेपर आ गया, प्रोजेक्ट्स आ गए, सेम पोर्टफोलियोज आ गए, परफॉर्मेंसेज आ गई। ये था लेक्चर नंबर 10। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। लेक्चर नंबर 11 को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 11 के अंदर है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर हम देखें ना, तो ये एक ऐसा टूल है जो कि टीचर यूज़ करती है ताकि वो ब्लूप्रिंट टेस्ट डेवलप कर सके। अब इस ब्लूप्रिंट टेस्ट को वो कहती है कि ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है? ये ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट होता है। इसके बाद ही हम अगर कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को देखें ना, इसमें अगर हम देखें तो टीचर को ये हेल्प करता है कि वो किस तरह अलॉट करेगी क्वेश्चंस मुख्तलिफ एरियाज़ को देखते हुए, कंटेंट एरियाज़ को देखते हुए। ब्लूम्स लर्निंग जो होती है ये कैटेगराइज करती है समेटिव मैनर के अंदर। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आप इनसिक्योर या इंश्योर करते हो कंटेंट वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। कंटेंट वैलिडिटी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये आपको कंस्ट्रक्ट करता है अचीवमेंट टेस्ट को, जिसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यूनिट टेस्ट और कम्प्रिहेंसिव एग्जाम जो होता है वो सेवरल लेसन्स पे बेस होता है। इसमें बुक्स के चैप्टर्स हो रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है एलिमेंट्स इन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। कैरे 1988 उसने लिस्ट किए थे 6 मेजर एलिमेंट्स जो कि इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के लिए कम्प्रिहेंसिव होते हैं, यानी कि इन द एंड ऑफ एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है? बैलेंस अमंग द गोल सेलेक्टेड फॉर द एग्ज़ाम। सेकेंड वन है बैलेंस अमंग द लेवल ऑफ लर्निंग। थर्ड वन है द टेस्ट फॉर्मेट। फोर्थ वन है टोटल नंबर ऑफ आइटम। फिफ्थ वन है द नंबर ऑफ टेस्ट आइटम फॉर ईच गोल एंड लेवल ऑफ लर्निंग। And sixth one, the enabling skill to be selected from each core framework. ये था आपका लेसन नंबर 11। जल्दी से लेसन नंबर 12 को करते हैं स्टार्ट। इसमें हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ टेस्ट। टॉपिक 49 के अंदर सिलेक्टिंग प्री डिज़ाइन टेस्ट आपके पास सबसे पहले टॉपिक आता है। अब प्री डिज़ाइन टेस्ट जो होता है ये पब्लिश टेस्ट होता है।
इसे डिज़ाइन किया जाता है, इसे कंडक्ट किया जाता है इस तरह के इसमें जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं और उनके आंसर्स नॉन होते हैं। इसमें पब्लिक टेस्ट होते हैं स्कूल यूज़ के लिए, लाइक इसमें अगर हम बहुत इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के अंदर देखें तो अचीवमेंट टेस्ट आ गया, एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया। क्लासरूम के अंदर अगर हम देखते हैं तो पब्लिश टेस्ट जो होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट और रीडिंग टेस्ट के अंदर आते हैं। अब पब्लिश टेस्ट के अंदर अगर हम देखें ना तो प्रोविजनल और नेशनल टेस्टिंग प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और होता है, रेडीनेस टेस्ट और होता है, प्लेसमेंट टेस्ट और होता है। नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर सिलेक्टिंग अप्रोचिएट टेस्ट। इसमें हम देखते हैं तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं पर्पस ऑफ फॉर टेस्टिंग और देन उसकी पॉपुलेशन को भी टेस्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है टेस्ट को अकॉर्डिंगली, इन्वेस्टिगेट किया जाता है पोटेंशियली यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। अगर एडिशन की हम बात करते हैं तो टेस्ट स्कोर्स और इसमें हम वैलिडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टेस्ट करते हैं, यानी कि हम आसान अगर मैं कहूँ तो इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले पर्पस ऑफ टेस्ट बताते हो, देन आप उस पर इन्वेस्टिगेट करते हो, थर्ड उसके मटीरियल को रीड करते हो और फोर्थ में आप क्या होता है फेमिलियर हो जाते हो कि टेस्ट कैसे डेवलप हुआ था और उसे देन आप ट्राइड आउट करते हो। टॉपिक 51 है, कंटिन्यू ही है उसका। इसमें हमारे पास आता है स्टैंडर्ड फॉर सिलेक्टिंग अप्रोचिएट टेस्ट। अब क्या स्टैंडर्ड्स हैं, टेस्ट यूजर जो होता है वो सिलेक्ट करता है टेस्ट को, फिर उसकी पर्पसेस के बारे में बात करता है जो उसमें यूज़ हो रहा है, देन वो अप्रिशिएट करता है इंटरनल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इसमें वो फिफ्थ पॉइंट पे क्या करता है, वो रीड करता है इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन ऑफ टेस्ट को, पॉसिबल अल्टरनेटिव मेजर्स को देख रहा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है स्पेसिमेन टेस्ट सेट को। फेयरनेस इन सिलेक्टिंग अप्रिशिएट टेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एवेल्यूएट करते हैं प्रोसीजर, देन अब टेस्ट डेवलपर जो होता है ना, अब ये वो प्रोसीजर होता है जो टेस्ट डेवलपर यूज़ कर रहा होता है ताकि वो अवॉइड कर सके पोटेंशियल इनसेंसिटिव कंटेंट और लैंग्वेज को। फिर वो रिव्यू करता है, थर्ड पे वो दोबारा एवेल्यूएट करेगा, फोर्थ पे वो अप्रिशिएट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टेस्ट को डेवलप कर देगा। ये था जी लेसन नंबर 12। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से करते हैं लेसन नंबर 13 को भी स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया वो भी काइंडली कर दें और वीडियो को एंड तक देखा करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। करैक्टरिस्टिक्स गुड टेस्ट के आपके पास क्या आते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और यूजिबिलिटी। बेसिकली 3 टाइप्स हैं इसकी। वैलिडिटी जो है कि बेसिकली एक आप समझ लो कि इसमें आप अप्रिशिएटनेस चेक करते हो, इसमें आप डिटर्मिन करते हो कि जो टेस्ट है इसमें जो मेजरिंग आप कर रहे हैं वो क्या चीज़ मेजर की जा रही है, आया वो इस काबिल है कि उसे मेजर किया जाए। क्या आप ऐसे और भी आसान कर दो तो वैलिडिटी यानी कि उसकी देर पा को देखा जाता है, कि देर पायत को देखा जाता है, लाइक उसमें वो कितना वैलिड है, उसमें कितने उसमें क्वेश्चन जो हैं वो वैलिड हैं और कितने अननेसेसरी उसमें ऐड हुए हैं। रिलायबिलिटी जो होती है इसमें हम रेफर करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट को। अब जब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हम डिफरेंस इसमें करें ना तो हमारे सामने आता है कि रिलायबिलिटी जो है वो मेजरमेंट इसमें ज़रूरत होती है ताकि वैलिड रिजल्ट ले सके, बट रिलायबिलिटी जो होता है वो विदाउट वैलिडिटी होता है। तो अभी तक हमें पता चला कि जो रिलायबिलिटी होती है उसे वैलिड रिजल्ट की ज़रूरत होती है, बट जब हम रिलायबिलिटी ले लेते हैं विदाउट वैलिडिटी तो होता क्या है, जो हमारी रिलायबिलिटी होती है ना वो सफिशिएंट कंडीशंस का सामना करती है। अब देखें, रिलायबल बट नॉट वैलिड था, वैलिड बट नॉट रिलायबल हो गया और वैलिड एंड रिलायबल डायग्राम में आपको दिखाया गया था। नेचर ऑफ वैलिडिटी में अगर हम देखें ना तो हमारे सामने आता है कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट की, यानी अप्रोशिएट इसमें आप इंटरप्रिएट करो रिज़ल्ट को। फिर आप वैलिडिटी प्रोवाइड करो मैटर ऑफ डिग्री को लेकर, लाइक आप इसमें वैलिडिटी शो कर रहे हो। अब वैलिडिटी जो है वो स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर यूज़ के बारे में की जा सकती है। यही वैलिडिटी हम यूनिटरी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। एविडेंस ऑफ वैलिडिटी, इसमें कंटेंट वैलिडिटी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पूरे हैंड आउट में अब आगे चल के पढ़ते जाएंगे ना कि एविडेंस ऑफ वैलिडिटी है क्या, कॉन्सेप्ट कंटेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है। 3 एविडेंस होते हैं जी वैलिडिटी के, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरियन।
फर्दर इसमें आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, लाइक ये आपके पेपर में नहीं आ रहे होते। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। लेक्चर नंबर 14 को देखते हैं। लेक्चर नंबर 14 के अंदर आपके पास आता है, हम दोबारा से एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आप डेमोंस्ट्रेट करना है, आपको एक टास्क दिया गया जिसमें आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहे हैं आप देन दूसरे टेस्ट के साथ ये कर रहे हो। इसमें प्रिडिक्टिव आता है, यानी आप पहले उसमें इन्वॉल्व करोगे टेस्टिंग ग्रुप को किसी भी सर्टेन कंस्ट्रक्ट को लेकर, देन आप उसे कंपेयर करोगे। प्रोसीजर में क्या करोगे, कंपेयर असेसमेंट करोगे, जिसके नतीजे में दूसरे मेजरमेंट्स जो होते हैं ना वो परफॉर्म किए जाते हैं लेटर डेट्स को लेकर। अब जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है वो डिस्क्राइब करता है प्रिसाइसली, जिसके अंदर कोरिलेटिंग किया जाता है दो सेट्स ऑफ स्कोर्स को। फर्दर इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर अब देखें, असेसमेंट इस सेल्फ के अंदर अनक्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब होती है जब आप खुद असेस करते हो, देखते हो ये तो अनक्लियर डायरेक्शन है। फिर रीडिंग वोकेबलरी आपकी कैसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है या नहीं, एम्बिग्यूटी है कि नहीं, इनएडिक्वेट टाइम लिमिट्स पाए जाते हैं। इसमें हम अगर बात करें तो ओवर एम्फसाइज किया जाता है, टेस्ट आइटम इनएप्रिशिएट होते हैं, पूरली कंस्ट्रक्ट टेस्ट आइटम और होते हैं, इस वजह से टेस्ट आपका बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेसन नंबर 15 को देखें तो लेसन नंबर 15 के अंदर आपके पास नेचर ऑफ रिलायबिलिटी आ जाता है। इसमें आप देखते हो कि रिलायबिलिटी जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी, उसके मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी है या नहीं। रिलायबिलिटी जो होती है वो रेफ़र करती है रिज़ल्ट को। अब ये रिज़ल्ट जो होता है वो उन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट से ऑब्टेन होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब आप यूँ समझ लो कि इंस्ट्रूमेंट का जो रिज़ल्ट होता है वो कभी भी आपके पास सेम नहीं आता, क्योंकि हर एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो आप देखते हो कि कितना कंसिस्टेंस है, मतलब उसमें वो कितनी कंसिस्टेंसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो शो कर रहा है। इक्विवेलेंस क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है। अब अगर आप मेथड देखो तो सबसे पहले टेस्ट रीटेस्ट होता है, यानी स्टेबिलिटी के लिए टेस्ट रीटेस्ट हो होते हैं, इक्विवेलेंस के लिए इक्विवेलेंट फॉर्म्स होते हैं। अब ये जो टेस्ट रीटेस्ट ये जुड़ते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म से, तो हमारे पास स्टेबिलिटी और इक्विवेलेंस आ जाता है। स्प्लिट हाफ इंटरनल कंसिस्टेंसी देखी जाती है। क्यूडर रिचर्डसन ये इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की थी। क्रॉन बैच अल्फा इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटररेटर रिलायबिलिटी, इसमें भी हम इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। टेस्ट रेट मेथड को अगर देखें तो ये मेजर करता है स्टेबिलिटी को। दो टेस्टों के दरमियान आप जब कंपेयर कर रहे होते हो आपको पता चलता है कि आया कितनों के मार्क्स सेम थे और कितनों को नहीं। तो ये था जी आपका लेक्चर नंबर 15 में इतना ख़ास कुछ भी नहीं था, यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं था। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।